बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरहीन अमीन और GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला सूरत बकरा की आयत नंबर 110 में फरमाते हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और तुम जो भी नेक काम भलाई की खातिर करोगे अल्लाह के पास पहुँचकर उसे पालोगे। अल्लाह ताला वो सब देख रहा है जो तुम कर रहे हो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सदका अल्लाह ताला के गज़ब को, अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू यही होगा, सदका और खैरात, और उसमें हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू होंगे वो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के मुतल्लिक़ मैं आपको बताते चलूँ। आलिम दीन है जनाब मौलाना शफ़ात रसूल साहब, इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर उसामा बुखारी और पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं आज की ट्रांसमिशन में। और नाज़रीन, किचन सेक्शन में हमारा साथ देंगी फ़ायज़ा इकबाल और अपने प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दानिश अली, इरफान अली अपने हम नवाओं के साथ। सुभान अल्लाह, या हय्यू या कय्यूम, तो रब्बे कायनात है, तो हर चीज़ है, यानी कि हम अल्लाह के बगैर, अल्लाह के सहारे के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी नात, बहुत अच्छे हमदी बारी ताला जनाब दानिश अली और इरफान अली ने सुनाई हमें। अब हम आते हैं अपने मौज़ूए गुफ्तगू की तरफ और आज का हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है सदका और खैरात। मौलाना शफ़ात साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सही बुखारी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फरमाया गया कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्ने आदम, तू सदका और खैरात पर खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। इसकी आप ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। ऐ ईमान ए लोगो, तुम नमाज कायम करो, हाँ जी, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो जी। इस्लाम में आप जो भी अमल करती हैं अल्लाह ताला उसकी जज़ा देता है। जो हदीस आपने पढ़ी है, इस हदीस का मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जब आप अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करेंगे तो अल्लाह उसके बदले में आप पर ख़र्च करेगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस कुदसी रिवायत है, नबी वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु इयालुल्लाह, कि जो मखलूक है वो अल्लाह का कुंबा है। तो अल्लाह को अपने कुंबे से बड़ा प्यार है। जब आप उन पर ख़र्च करेंगे तो अल्लाह आपको सहूलतें भी देगा, आपके लिए उमूर भी मुयस्सर करेगा और आपके लिए वसअत और फराखी भी पैदा करेगा। डॉक्टर उसामा, जब हम खर्च करने की बात करते हैं तो क्या हमें सब पे खर्च कर देना चाहिए या कुछ ख़ास लोग होंगे जिनके ऊपर हम सदका और खैरात खर्च करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें सबसे पहले इन चीज़ों को समझना होगा कि सदका, खैरात और ज़कात में फ़र्क होता है। जो ज़कात की बात है वो तो फ़र्ज़ियत है। सदका जो है वो ख़र्च करना, ये दो किस्म का होता है सदक़ात। एक है जो फ़र्ज़ हैं, जो वाजिब हैं आपके ऊपर, फ़र्ज़ में ज़कात आ जाती है, सदक़तुल फ़ितर आ जाता है, और एक नफली सदक़ात हैं। जो ज़कात है इसकी जो निसाब है इसका इस्लाम ने मुकर्रर किया है, उसके मुसारिफ भी जो 8 कुरान करीम में बयान किए गए कि किन किन पर आपने ख़र्च करना है। लेकिन जो नफली सदक़ात हैं, जो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, उसमें भी बताया गया कि अफजल वो लोग हैं जो मसाकीन हैं, गुरबा हैं, और फरमाया उन गुरबा मसाकीन में अगर आपके रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा अफजल हैं। यहाँ पर आपको दोहरा अजर मिलेगा, रिश्तेदारों पर ख़र्च करने का, एक सिला रहमी का और एक अल्लाह की राह में ख़र्च करने का दोहरा अजर मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने रिश्तेदारों अकाराब में देखना है कौन लोग हैं जो वाकई हकदार हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो मसाकीन हैं, गुरबा हैं, उन पर हमें खर्च करना है। अच्छा, यहीं पर ही हम बात करेंगे पीर साहब। अगर हम अपने ही रिश्तेदारों में सबसे पहले देखते हैं तो बाज़ औक़ात वहाँ पे हमारी अना आ जाती है या दूसरे की दिल आज़ारी ना हो उस लिहाज से भी, लेकिन हमने देना होता है सदका या ज़कात हमने अदा करनी होती है। उस सूरत में क्या किया जाए कि अगले की दिल आज़ारी भी ना हो और आप ज़कात भी अदा कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम मौजू है आज का। देखिए, ज़कात के बारे में मशहूर तो ये है कि ज़कात जब किसी को दें तो उसको बता दें कि ये ज़कात के पैसे हैं। हालांकि ये बताना ज़रूरी है। मैं वही उधर आ रहा हूँ। ये मशहूर है अवाम में, लेकिन ये बताना दुरुस्त नहीं है। असल में इस्लाम दूसरे कमज़ोर बंदे का ख्याल रखने का हुक्म देता है। तो जब ज़कात दे, सिर्फ जब जिस बंदे को ज़कात देने जा रहे हों उस बंदे का आपने देखना है क्या वो मुस्तहिक है या नहीं है।
और अब ये ज़कात जो है जो खामद है बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी खामद को ज़कात नहीं दे सकती, वालदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन जो आपके बहन भाई हैं जो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो उनका इंडिपेंडेंट अपना पूरा निज़ाम है। तकवा तो ये कहता है कि उनको भी ज़कात ना दी जाए, लेकिन क्योंकि वो भी आपके भाई हैं, आपका खून का रिश्ता है, हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे जो फ़ुक़हा हैं उन्होंने कहा है कि उनको भी ज़कात दी जा सकती है। लेकिन पहले जो मैंने बात की है कि अगर आपके ऊपर डिपेंड नहीं, अलग से हैं, वीक, उनका कारोबार नहीं है। दूसरा ये जो है बात है कि लेकिन अगर सब मिलके इकट्ठे रहते हो उस सूरत में क्या वहाँ नहीं, वहाँ तो फ़र्ज़ है, वहाँ तो उनका ख्याल रखना फ़र्ज़ है। अगर अलग से हों, इंडिपेंडेंट हों, कोई बीमार हो, इनको उसका कारोबार अलग था, वो कमज़ोर हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो उस सूरत में हम उन अपने अजीज़ व अकारब ये ज़कात देते वक्त हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहले बड़े बड़े इदारों को, बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं उनको ज़कात देने से पहले हमें ये नुक्ता शरीयत का पहलू सामने रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने ख़ानदान में देखना चाहिए, अपने हमसायों में, अपने मोहल्ले में, और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भी आपके जो दोस्त अजीज़ व अकारब हैं जिनका आपको पता है कि साल भर इन्होंने किस तरह मुझसे कर्ज़ मांगा और इनकी किस हालत में रहते, तो उनको ज़कात दी जा सकती है। अब जहाँ पे बहुत से हम सदका और ज़कात की जहाँ बात करते हैं, वहाँ पे अभी नक्शबंदी साहब ने फरमाया कि आप जो बीमार हैं उनके ऊपर भी आप ज़कात दे सकते हैं, यही फरमाया ना पीर साहब आपने? बीमार हूँ या कमज़ोर हूँ, और साथ वो जो अगर कोई कैदी है, कैदी को ज़कात जो 8 मसारफ उन्होंने इशारा किया, वो एक अलग पूरा एक चैप्टर है कि ज़कात कैदी को दी जा सकती है, मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है, क्योंकि अगर मुसाफिर के पास पैसा नहीं है, उसने खर्च करना है और वो सफ़र में है, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। तो अब इन सब को हमने ज़कात जो देनी है, हमें ठीक अंदाज से कैसे पता चल सकता है कि कौन मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है? इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा वाज़ेह उसूल इरशाद फरमाया है, वब्दा बिमन तऊल, कि तुम इब्तिदा उनसे करो जो तुम्हारी ज़ेर किफ़ालत हैं। अब ज़ेर किफ़ालत में एक तो वो फ़िकी ज़ेर किफ़ालत आता है ना, कि जिस पर ज़कात नहीं खर्च होती। मसलन मेरे माँ बाप मेरी ज़िम्मेदारी हैं, औलाद ज़कात नहीं खर्च कर सकता। हाँ जी, औलाद मेरे बच्चे जो नाबालिग हैं और मेरे ज़ेर किफ़ालत है। अच्छा, अगर औलाद बालिग हो जाए उस सूरत अगर में? वो फिर भी आपके ज़ेर किफ़ालत है, मतलब एजुकेशन कर रही हैं या अभी उसने बिज़नेस शुरू नहीं किया, तो आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। आप बहन भाइयों को ज़कात दे सकते हैं। और बताना हरगिज़ ज़रूरी नहीं ज़कात अदा करते हुए। अगर आप किसी को देना चाहते हैं, मुस्तहिक होना ज़रूरी है, मुस्तहिक को आप ज़कात दें। और अगर वो पता चल जाए कि वो नहीं लेगा ज़कात समझकर, ज़कात जानने के बाद, तो फिर हुक्म ये है कि वहाँ पर ज़कात के बग़ैर आप यहाँ तक कि उस ज़कात को हदिया तोहफ़ा कह के भी, ताकि उसका अंदर से ज़मीर मुतमईन हो। वो जिस तरह नक्शबंदी साहब फरमाया कि दर हकीकत इस्लाम इस ज़कात, सदक़ात, खैरात और इसके साथ इन्फाक, फिर इसके साथ कर्ज़ हसना, ये 4 लफ्ज़ हैं कुरान पाक में, 5 लफ्ज़। एक है ज़कात। ज़कात तो फ़र्ज़ है कि आपने 2.5% अल्लाह के माल में से देनी है। और ये ज़कात का जो ज़िक्र है, ये कुरान की उन सूरतों में है जो सूरतें मदनी हैं। मक्की सूरतों में ज़कात का ज़्यादा ज़िक्र नहीं है। मक्की सूरतों में ज़्यादा ज़िक्र इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का है, जिस तरह वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने आपको दिया है उसमें से खर्च करो। अब यहाँ पे डॉक्टर सामा, आप मुझे इस बात की तरफ इशारा कर दीजिए कि जैसे अभी मौलाना साहब ने फरमाया कि मक्की सूरतों में नहीं है, मदनी सूरतों में हमें ये ज़कात अदा करने का है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ईमान वालों की निशानियाँ बयान फरमाई हैं कुरान करीम में, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो कुरान पाक के आगाज़ में सूरह बकरा के शुरू में अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व मिम्मा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन वो हैं, ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह पर गैब का यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और जिनको जो दिया गया उसमें से खर्च करते हैं। हाँ, अब जो मदीने की बात है और मक्के की बात है, मदीना में क्योंकि एक पूरी रियासत तश्कील हो चुकी थी, रियासत बन चुकी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मदीना थे और रियासत के सरबराह थे, हुक्मरान थे। वहाँ पे ज़कात का राइज होना, ज़कात के निज़ाम को कायम करना, वो इसलिए था कि वहाँ पे टैक्स की सूरत में भी ज़कात वसूल की जाती थी और साहिब निसाब के ऊपर जो थी वो ज़कात फ़र्ज़ थी। अब ज़कात मुसलमानों पे फ़र्ज़ थी
और जो जिजिया जो था वो गैर मुस्लिमों के ऊपर लाजिम था कि हाँ वो रियासत को चलाने के लिए जो उसका निज़ाम इंसराम था उसके लिए ज़कात जो थी वसूल की जाती थी मुसलमानों से, और जिजिया जो था वो गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। अब बात यह है जो अल्लामा साहब भी बयान फरमा रहे थे इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह की, सदका खैरात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देगा। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज है। अल्लाह का दिया हुआ माल है ना। अगर हम देखें, अगर हम डॉक्टर साहब हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए, ज़कात के मुस्तहिक कौन लोग हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ज़कात किन अमवाल पर लागू होती है। तो नक्शबंदी साहब आप इसकी ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। सबसे पहले तो जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी मौजूद है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। कितनी ज़कात? 2.5% होती है। मसलन 1 लाख रुपया अगर है, पहले तो हम चांदी का सोने का रेट निकाल लेंगे, और इसी तरह जितने भी बिज़नेस हैं जो पैसा बचा हुआ है, जिस पैसे को पूरा 1 साल मुकम्मल हो जाए और वो सेव रहे, ठीक है, उसके ऊपर ज़कात है। अच्छा, मिसाल के तौर पे 2.5% है। मैं आ रहा हूँ आपका, इसी पे 2.5% है। और अगर 1 लाख रुपए के मैं आसान अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ कि 2500 रुपया बनता है। 1 लाख रुपया, ये सामीन सुने, 1 लाख रुपए के ऊपर 2500 रुपया 2.5% बनता है। अब बात यह है कि मैंने अगर प्लाट ख़रीदा है कारोबार की नीयत से, तो उसको जब साल पूरा हो जाएगा, जो उसका प्रॉफिट बना है, जो उसकी इंक्रीज़ हुआ है, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हुई है, उसके ऊपर ज़कात है। जो मेरी दुकान, मेरे कारोबार, मेरे कारखाने के अंदर सामान पड़ा हुआ है और जो सामान साल भर पड़ा रहा है और उसकी जो अमाउंट बढ़ी है, उसके ऊपर भी ज़कात होगी। और यहाँ मैं एहतियात के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर गाड़ियाँ हैं रेंट पे चल रही हैं या फैक्ट्री रेंट पे, तो उसके ऊपर भी होगी। लेकिन अगर गाड़ियाँ इस्तेमाल में हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। इसी तरह मैं प्लीज़ मैं आ रहा हूँ। फिर इसी तरह जो घर होता है, अगर घर आपने किराए पे दिया हुआ है तो फिर उसके ऊपर ज़कात होगी, जो उसकी अमाउंट बनती है, जो उसकी वैल्यू बनती है। अगर घर आपके 20 हैं, 10 हैं, 2 हैं, या हर शहर में घर है और वहाँ आप जाके खुद रहते हैं, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अगर जहाज़ आपका रेंट पर चल रहा है तो उसके ऊपर ज़कात होगी। लेकिन अगर जहाज़ की हद तक भी आप उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, यानी कि वो चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में नहीं। अब ये बात है कि ज़कात सैयदज़ादों को नहीं दी जा सकती। बुखारी शरीफ की रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, तो आपके मुंह में कोई चीज़ चलेगी खाने वाली, छुआरे रवायत में आता है, वो जब चले गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और आपने अपनी मुक़द्दस उंगली मुबारक से इमाम हसन के नाज़ुक और बड़े ही प्यारे मुंह मुबारक से वो बड़े ही प्यार से वो जो छुआरा था बाहर निकाली, छुआरा या खजूर आप उसको कह लें, वो बाहर निकाल। क्या उससे साबित क्या हुआ कि सैयद को जो आले रसूल हैं ये ज़कात नहीं ले सकते, इनको ज़कात जायज़ नहीं। अब मसला ये है कि इनका क्या किया जाए। जो अगर गरीब ऐसे सैयदज़ादे हैं, आले रसूल हैं, तो उनका एक हमें मुसलमानों को अलग से एहतमाम करना चाहिए, जिस तरह हम अपनी माँ बाप के लिए करते हैं, अपने अजीज़ व अक़ारब के लिए करते हैं। तो क्या ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। जो लोग बैंक वाला सिस्टम है वहाँ भी ज़कात की कटौती होती है। हाँ जी, हम बैंक वाले सिस्टम की तरफ आते हैं नक्शबंदी साहब, लेकिन बात वही आपकी ही बात से मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ मौलाना साहब, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52 तोले चांदी हो उन पे ज़कात है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों के लिए कुछ जेवर रखा हुआ है। अब पैसा नहीं है लेकिन वो जेवर है, अब किस तरह फिर ज़कात अदा की जाएगी उसमें? देखिए, ये तो एक क्वालिफाइड करने के लिए ये मिकदार बताई गई है कि अगर इससे कम है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है।
अगर वो इसको पूरा करता है इस मिकदार को तो फिर जी। उस पर ज़कात है। लेकिन जिस अब तरह कैश पैसे नहीं है पास, तो फिर उस सोने पर ज़कात किस अंदाज से अदा की जाएगी? क्या उस सोने को बेचा जाएगा? अच्छा, अब उसमें दो सूरतें हैं। एक तो वो जिस तरह आपने कहा कि ख़वातीन खाना के पास जेवर होता है अपने इस्तेमाल के लिए, हाँ जी, और एक होता है कि जो बच्चियों के लिए बंदा पसे पर्दा पसे जी। अंदाज करके रखता है उसके लिए। इसके बारे में उलमाए कराम ने यह राय दी है कि आपको अगर सोना इस मिकदार से कम हो जी, तो उस पर फिर ज़कात नहीं है। ठीक है, अगर इस मिकदार से ज़ायद है तो फिर आपको ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास नक़द नहीं है हाँ जी, तो आप इंतज़ार कर लें, 6 महीने इंतज़ार कर लें, साल इंतज़ार कर लें, इसलिए कि ज़कात वक्त से पहले भी आप दे सकते हैं और ठीक। ज़कात वक्त गुजरने के बाद भी दे सकते हैं। हाँ जी, वक्त गुजरने के बाद की मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर उसामा, हमेशा हम रमज़ान के महीने में ही ज़कात निकालते हैं, क्या अगले पिछले किसी भी महीने में हम ज़कात नहीं अदा कर सकते? क्योंकि बैंक की तरफ भी अगर हम जाएं तो वो भी ज़कात रमज़ान से पहले ही 1-2 दिन पहले वो ज़कात उसमें से कटौती हो जाती है। देखिए, बड़ा अहम सवाल है और हम अक्सर इस सवाल में मुश्किल का शिकार भी हो जाते हैं। देखिए, ज़कात फ़र्ज़ियत की बात है, ज़कात आप पे फ़र्ज़ है। जब आपके पास साहिब निसाब आप हो गए हैं, आपके ऊपर लागू हो गई है, तो आपको फ़ौरन ज़कात अदा करनी है। अगर नहीं कर सकते, अलामा साहब भी बयान फरमाए थे, वक़्त से पहले भी आपको पता है कि रकम मेरे पास पूरा साल रहेगी और यकीन है इस चीज़ का, तो उसके ऊपर आप पहले भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं, डेली दे सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ा थोड़ा देता करके भी जाए। दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि तनख्वाहदार एक तबका है, जी। यानी कि वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज करता है कि मेरे एक महीने के इतने एक्सपेंस हैं, वो 12 महीने के बाद जाके नहीं अदा कर सकता। वो अगर तनख्वाह के अंदर से अपनी उसको अदा करना शुरू करता है, जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं वो उसमें मैनेज करता है, तो वो मंथली भी दे सकता है। इस तरह रमज़ान में देने की वजह यह है, लॉजिक ये है कि रमज़ान मुबारक में नफली जो सदक़ात है, ये नफली इबादत है, उनका सवाब फ़र्ज़ी के बराबर होता है और फ़र्ज़ी का 70 गुना बढ़ जाता है। तो लोग इस जो है शौक़ से और इस लिहाज से कि क्योंकि ज़्यादा अजर होगा इसलिए इसमें ज़कात जो अदा करते हैं ताकि ये ज़्यादा नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम कमा सकें। और इसके साथ साथ बाज़ लोगों को क्योंकि निसाब का वो साल ही ऐसा रख लेते हैं हाँ कि रमज़ान से रमज़ान ज़कात जो है वो अदा कर दी जाए, और इस ताकि रमज़ान की खुशियों में, ईद की खुशियों में उन लोगों को शामिल कर लिया जाए जो असल हकदार हैं ज़कात के मसारिफ और सदक़ात के जो हकदार लोग हैं, वो भी रमज़ान में हम उनको अपनी खुशियों में शामिल करते बिल्कुल हैं। शामिल कर सकें। पीर साहब, हम पे तो ये ज़कात फ़र्ज़ कर दी गई, क्या हमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थी? देखिए, जो शरीयत है, अभी ब्रेक से पहले भी हम बात आपस में कर रहे थे तीनों अहबाब, ज़कात हर नबी की उम्मत पे किसी न किसी तरह रही है, यानी कि जो खैर का सूरतें तक उसकी हाँ जी, तब्दील थी वो। पोजीशन हाँ जी। चेंज होती रही है, लेकिन ये किसी न किसी सूरत में रही है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो अब ये हतमी चीज़ें हैं। हतमी इसलिए हैं कि जो अल्लाह के नबी ने कह दिया कि जो तुलविदा के मौके मैंने अब शरीयत मुकम्मल कर दी है, पैगाम दे दिया, और पूरी दुनिया से लोग वहाँ हज के मौके पर मौजूद थे। तो ज़कात इससे पहले भी मौजूद थी और हमारे ऊपर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तमाम जब उम्मतों से बेहतर उम्मती हैं तो फिर हमें पहली उम्मतों से बेहतर काम भी करने चाहिए। बिल्कुल। सदका खिरात भी आज हमारा मौजू है। तो तिबरानी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक ने ज़मीन बनाई तो ज़मीन हिलना शुरू हो गई, तो अल्लाह पाक ने पहाड़ों को ऊपर लगाया ज़मीन के ऊपर। जब पहाड़ रुक गए और ज़मीन अपने जगह पे खड़ी हुई तो फरिश्तों ने सवाल किया, या बारी ताला, ये जो पहाड़ हैं इनसे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, इससे ताकतवर भी चीज़ है। वो क्या है? लोहा है। और फिर फरमाया कि फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह इससे भी बेहतर? कहा इससे भी ताकतवर चीज़ है, वो आग है, यानी कि आग लोहे को पिघला देती है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ की, या बारी ताला, लोहे यानी आग से भी ज़्यादा है? तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, हवा और पानी है। फिर फरिश्तों ने कहा कि या बारी ताला, हवा और पानी से भी ज़्यादा कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है? यानी पहाड़ और आग और पानी, सारी चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ, इन तमाम अमवात एक और कुव्वत, एक और पावर है। वो क्या है? उस बंदे का सदका है जो दाएं हाथ से सदका खैरात देता है, अपने बाएं हाथ को पता नहीं चलने देता।
अब बात यहाँ कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब हम सदका खैरात करें, आलानिया भी देना जायज़ है, देना चाहिए, लेकिन 100% ईमानी कुव्वत के साथ हमें ये इख्तियार अपने ऊपर नाफिज करना चाहिए, तारी करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खुफिया दें, दूसरे बंदे को पता ना चले। हदीस में जो मैंने बात की, दाएं हाथ से दें, बाएं को भी पता ना चले, तो तशहीर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा मैं तशहीर करते हैं, कोई दूसरा बंदा तशहीर करता है, किसी और को ये तरगीब मिलती है, वो भी चाहता है कि मैं भी इस नेकी के काम में हिस्सा लूँ, तो ये भी साबित है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कई दफ़ा नेकी के कामों में अलानिया तौर पे ऐलान किया कि मेरे सहाबा, इस ये कुआं हमने ख़रीदना है, या हमने जहाद करना है, या हमने मस्जिद की तोसी करनी है, तो अब वहाँ पे अलानिया मौजूद है, अलानिया भी करना है। लेकिन तरजीह जो है वो हमने बहुत अच्छी तरह करनी। लेकिन सबसे जो मुकद्दम आखिरी अल्फाज वो ये हैं कि नीयत पे डिपेंड करता है कि अगर दिखलावे में नीयत वो नहीं है मिसल, तो फिर दिखलावा भी ठीक है, लेकिन अगर खुफिया में बाद दफ़ा जो आदमी तकब्बुर में आ जाती है। सदका और ज़कात नीयत से, अच्छी नीयत से करने की तौफीक इनायत फरमाएं। नाज़रीन, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे और फिर लेके चलेंगे आपको किचन की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान का महीना हो और अफ्तारी की तैयारी ना हो, हाउ कैन इट पॉसिबल। हमारे पास फ़ायज़ा है ना हमारी अफ्तारी की तैयारी करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं, लेकिन एक शर्त है, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। हाँ, बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है, सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रीमी चिकन हांडी, और क्रीमी चिकन हांडी के बाद मैं आपको उसमें सिखाऊंगी मफिन्स बनाना, जो कि हमारे पास चॉकलेट, वनीला, और आप इस किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। आज हम कौन सा फ्लेवर? आज हम वनीला फ्लेवर बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो आपके 2 से 3 फ्लेवर्स में भी बन सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ मैं आपको कॉफ़ी ड्रिंक शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले हम बोनलेस हांडी बनाएंगे। ठीक है, क्रीमी बोनलेस हांडी। हाँ, और ये आपके पास ये ऑल पर्स क्रीम भी पड़ी हुई है। आई थिंक आपने यही इसमें यूज करनी है। मैंने ऑल पर्स क्रीम ही यूज करनी है। ऑल पर्स क्रीम जो है वो बहुत क्रीमी हांडी बनेगी इससे, और ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है अगर हम इसको डालेंगे। आप हांडी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, और ये 100% प्योर क्रीम है। ठीक है। बहुत गाढ़ी है, और इसको डिजर्ट्स के अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो उसको वैसे भी इस्तेमाल करती हूँ। इसको हम ब्रेड के ऊपर वैसे भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे बनास्पति घी है, डालडा बनास्पति घी, और इसकी एक मैं आपको इसका बेनिफिट, इसके तो वैसे तो बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन आपके साथ इसका बेनिफिट शेयर करते हैं कि डालडा बनास्पति अपनी VDF टेक्नोलॉजी की बदौलत इसका ट्रांसफैट जो है ना वो 0.5% से भी कम है। अच्छा। और बाकी जितने भी बनास्पति हैं उसमें 20% तक ट्रांसफैट होता है। तो ये आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग बनास्पति भी बहुत, इसीलिए वो कहते हैं ना कि माओ का एतमाद और एतबार डालडा पर ही होता है। डालडा पर ही है। क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों को यही इस्तेमाल करते हुए देखा, और लाजमी बात है वो कहते हैं ना इनहेरिट होती है कोई ना कोई चीज़, तो इनहेरिट एक ये भी हुई है हमारे पास। ये तो हम बहुत छोटे होते थे तब से इस्तेमाल कर रहे हैं। वही ना, 80 साल तो उससे पहले से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे 200 ग्राम जो था वो डालडा का बनास्पति घी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 kg बोनलेस चिकन। ठीक है। अब ये हमने ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म होने देना है पहले, या इसी तरह हम बहुत गर्म नहीं होने देना, बस ऐसे ही डाल देना इसमें। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर जो है ना वो जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो चीज़ें ऐड करेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे पास यहाँ पे है, दिखा देती हूँ, मेरे पास यहाँ पे है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लेने हैं आपने, 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जो कि हम चिकन के फ्राई होने के बाद ऐड करेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक हमने कितना लेना है? ये दोनों मिला के 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून आप दोनों के ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें है मेरे पास सॉल्ट 1 टीस्पून, वाइट पेपर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी
और मेरे पास यहाँ पे शुगर है, 1/2 टीस्पून तक हम इसमें शुगर डालेंगे। ठीक है। और इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून चिली पाउडर है। चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है। और इन सबको हमने कब यूज़ करना है? बस ये चिकन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें सब चीज़ें ऐड करेंगे। बस हम चिकन थोड़ा सा फ्राई अच्छा, करेंगे। इसका थोड़ा सा वाइट कलर हो जाए चिकन का। जी, इसका वाइट कलर हो जाएगा। और हांडी के अंदर ना जितनी बाकी तमाम हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अगर हमने कढ़ाई बनाई है या फिर अगर हम कुछ और चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते, लेकिन हांडी बनाने के लिए हम इसमें जो ऑयल या घी हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं और ये ज़्यादा घी में ही बनती है। ठीक। और वैसे भी डालडा का जो घी है ना, हम इस्तेमाल कर लें तो कोई मुज़र सेहत नहीं है। हाँ जी। तो अगर ज़्यादा भी डल जाए तो कोई बात नहीं है। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है, अगर घर में ज़्यादा डल जाए ना तो कोई इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं करता, क्योंकि अगर पता हो कि डालडा का है तब। उसके साथ ही जो है ना, जब ये हमारे कंप्लीट, फिर हम मफिन्स की रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसकी आंच हमने तेज़ रखनी है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है कि आपका चिकन अच्छी तरह गला जब तक ना हो तब तक आपकी हंडिया का वो सब कुछ, सारी मेहनत अच्छा जो है ना, नहीं मेहनत ही सारी ज़ाया जाती है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान अगर आप निवाला बनाते हैं तो उसमें चिकन या कोई भी मटन जो भी है वो अच्छे तरीके से अगर कुक हुआ होगा तो आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, चिकन ज़्यादा पसंद करती हो या मटन या बीफ, क्या? मैं तो ज़्यादा वैसे चिकन ही खाती हूँ। मटन भी हम खाते हैं, लेकिन मैं खाती हूँ, हमारे घर में काफ़ी मटन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन चिकन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बोनलेस या विद बोन? वैसे तो जो टेस्ट होता है वो बोन के साथ ही होता है। बोनलेस, जैसे कि ये बोनलेस हांडी है या आपकी जैसे बोनलेस क्रीमी हांडी है ये, और इसके अलावा जो अगर हम मखनी हांडी बनाते हैं तो उसमें भी हम बोनलेस चिकन का यूज़ करते हैं। तो वो वेरी करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जो ज़्यादा ग़ज़ाइयत भरा होता है वो हड्डी के साथ जो गोश्त होता है वो ज़्यादा वही होता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं बताना भूल गई कि इसमें आपने कसूरी मेथी भी ऐड करनी है। कसूरी मेथी इसके टेस्ट को, इस हांडी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्हांस करेगी। और लास्ट में हम इसमें ऑल पर्पस क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है। क्रीम आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्रीम से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है। साथ में अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट, यानी लहसुन अदरक आपने अच्छी तरह कूट लेना है और इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, अक्सर थोड़ा सा कुक करने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। फ़ायज़ा, अक्सर जो आप हंडिया वगैरह बनाना हमें सिखाती हैं उसमें आप पहले लहसुन अदरक डाल देती हैं, उसके बाद आप चिकन को ऐड करती हैं। तो ये पहले चिकन ऐड करना और बाद में लहसुन अदरक डालना, इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन को हमने क्योंकि बहुत देर तक फ्राई करना होता है, इसलिए जो है ना वो हमने चिकन पहले इसमें ऐड किया और बाद में फिर हमने इसमें जिंजर गार्लिक ऐड किया। ओके। और इसको हमने कितनी देर तक फ्राई करना है? बस ये अच्छे से फ्राई हो जाए, हाफ डन हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें जो है ना वो टमाटर शामिल करेंगे। जब तक ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, मैं हाफ। अच्छा, आपने टमाटर सिर्फ 2-2 करके इस तरह पीसेस में किए हैं, बड़े बड़े? जी, क्योंकि हमने इसका छिलका जो है ना वो उतार लेंगे। और अगर हम पहले से ही इसका छिलका उतार के यूज़ कर लें तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इज़ अ इजी वे है। अब हम इसको कवर करेंगे। हाँ, वक्त की बचत। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाए। जब तक टमाटर जो है ना वो अच्छे से पकते हैं, मैं आप लोगों के साथ मफिन्स की रेसिपी को शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि देखें हर इफ्तार के बाद जो है मीठा ज़रूरी है। लेकिन मीठा तो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हैवी भी हो। आप लाइट सा कुछ केक भी खा सकते हैं, इस तरह से मफिन्स बना सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन है हमारा कि हम इसमें यूज़ करेंगे। आपने इसको यूज़ करना है? हाँ जी, हम इसको यूज़ अच्छा, ये भी यूज़ होगा। ठीक है, क्रीम भी यूज़ होगी और मिल्क भी यूज़ होगा। ठीक। तो हम लाइट इसको कॉफ़ी के साथ हम बनाएंगे, कॉफ़ी ड्रिंक होगा और साथ में हमारे पास जो है ना मफिन्स बनेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इसके सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है 1 एग। ठीक है। हमने जर्दी भी साथ रखनी है? हाँ, ये होल एग हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 60 ग्राम योगर्ट
और मेरे पास यहाँ पे 60 ग्राम जो है ना वो ऑल पर मिल्क है, फुल फैट क्रीम मिल्क है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी डालडा का कुकिंग ऑयल, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 10 ml जो है वो विनेगर है, थोड़ा सा वेनिला एसेंस है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 75 ग्राम आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी। 75 ग्राम मेरे पास यहाँ पे फ्लावर है, जिसमें मैंने ऐड किया हुआ है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, जो कि दोनों 1 टीस्पून है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। यानी हम सबसे पहले अंडे में हम क्या डालेंगे? हम सिरका डालेंगे? नहीं, मैं सिरका भी सब है वेट इसमें? इंग्रेडिएंट्स जो है ना, हाँ जी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग चला गया, एग के बाद मेरे पास यहाँ पे है योगर्ट। ठीक है। अगर आप योगर्ट नहीं है आपके घर में, वैसे तो फिर आप ऑल पर्पस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डालडा का कुकिंग ऑयल है 60 ग्राम। ओके। इसमें मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ, वेनिला एसेंस सिर्फ 3-4 कतरे? 3-4 कतरे, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी लो क्वालिटी में होती है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। 10 ml मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है, और मेरे पास यहाँ पे हम इसमें ऐड करते हैं ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क। अच्छा, हमने सिरका भी ऐड कर दिया, दूध भी, दही भी, वनीला एसेंस भी। इसको हम मिक्स सबका कर एक लेंगे और मिक्सचर सा बना लिया। अब जो है ना वो हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, आइसिंग शुगर, किसी भी चीनी। किसी भी चीनी डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा, फ्लावर, जिसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी शामिल है। इसको भी मिक्स किया। इसको मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो है वो चॉकलेट चिप्स हैं। चॉकलेट चिप्स मेरे पास यहाँ पे वाइट चॉकलेट चिप्स हैं, कलर्ड में हैं। आप इसमें डिफरेंट कलर्स के चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं, वाइट ऐड कर लें, पिंक ऐड कर लें, डार्क चॉकलेट के ऐड कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। थोड़े से हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मफिन्स हैं ना वो बड़े कलरफुल से बने। अच्छा, आप जब इस तरह की चीज़ बनाती हैं ना तो वो बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है, बच्चों के लिए भी। और कैफेज पे कुछ लोग जाते हैं सिर्फ मफिन्स खाने के लिए, बनाना ब्रेड खाने के लिए, ब्राउनीज खाने के लिए जाते हैं, तो वही चीज़ें आप अपने घर पे बना सकते हैं, बहुत लो कॉस्ट पड़ती हैं। और कैफेज पे अगर आप चले जाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं वो चीज़ें, और घर में आप उसे आधी कीमत पे बना सकते हैं। उसको चेक कर लेते हैं। ये देखेंगे, ये जो है ना, हाँ जी, सॉफ्ट हो गए हैं। सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़े से ये और हो जाएं, उसके बाद फिर हम इसमें अपने बाकी स्पाइसेस जो है ना वो ऐड करते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, मेरे पास ये जो मफिन्स का बैटर है इसको मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। अच्छी तरह हम मिक्स कर लें। हाँ जी, अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिया। अब हमने, मेरे पास यहाँ पे एक कपकेक ट्रे है। कपकेक ट्रे के अंदर मैंने यहाँ पे कपकेक लाइनर जो है ना वो फिक्स किए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे खुली जगह पे आके कर लें, थैंक यू, इजी हो जाए आपके लिए। और मुझे वहाँ से एक स्पून पकड़ा दें आप। ठीक है, चलिए अब हम ये जो गया जी, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि आपने इसमें इतना ही बैटर फिल करना है। आप इसको 3/4 तक इसके बैटर को फिल करें और फिर इसको 160 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको बेक होने के लिए रख दें। और ये क्योंकि मफिन्स हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, तो ये इसको बेक होने में टाइम जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। अच्छा, सबकी एक ही तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए? एक जैसी क्वांटिटी होगी तो सब एक ही टाइम में बेक होंगे। सो ये हमारे मफिन्स का आधा मरहला तो तय हो गया। बस हमने इसको जो है ना वो अब बेक होने के लिए रखना है। ओवन मैंने पहले से प्री हीट कर दिया है 160 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हम बेक करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट लग जाएंगे इसको बेक होने में। ठीक है। तो इसकी जो चिप्स मैं देखती हूँ ना वो बड़े मज़े के लगते हैं, चिप 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 चिप, मल्टी मल्टी मल्टी। आप आज यहाँ पे आ जाओ।
इसको अब आप इसको ओवन में करेंगे? जी, हम इसको ओवन में रखेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा अपनी क्रीमी चिकन हांडी को थोड़ा सा देख लें। अच्छा, किस तरह की ये हो जाए तब हम ये समझे कि ये इसमें रेडी है? टमाटर जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना उनका पेस्ट बन जाना चाहिए, यानी कि वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। हाँ, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो हांडी में मसाला खाना पसंद करते हैं, तो मसाला जो है वो हमारा इन्हीं से बनेगा। मेरी तरह के मसाला खाना आप क्या? हाँ, कढ़ाई में भी कुछ लोगों को होता है कि नहीं हमें मसाला चाहिए, क्योंकि जैसे कि मेरा भाई है तो उसको यही होता है कि मुझे कढ़ाई आप बनाएं घर पे, लेकिन उसमें मसाला ज़रूर होना चाहिए। तो वो मसाला फिर इसी से बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम टमाटरों की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो वो उससे ना ग्रेवी मीठी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस लेवल तक हमने नहीं इसको लेके जाना। चलेंगे, ये हो रहा है। साथ साथ थोड़ा सा हम अपने इसको फ्लेम को तेज़ करते हैं। हम 5 मिनट में और क्या जल्दी से रेडी हो सकता है? बस अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर और नमक, और मेरे पास यहाँ पे हल्दी है, वो हमने इसके अंदर ऐड की। फिर मैंने इसके अंदर वाइट पेपर, ठीक है, थोड़ी सी हमने इसमें शुगर जाएगी, 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। और अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसको अच्छे से हमने पकाना है, अच्छे से। हमने इसे कितनी देर तक इसी तरह पकाना है? बस ये अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और अच्छे से जो है ना स्पाइसेस का टेस्ट इसके अंदर आ जाए। ठीक है, मैं आपके साथ साथ ना ये थैंक यू। सारा और ठीक करती रहती हूँ। मैं ये यूज़ करूँगी रोज़ पेटल का सूप, हाँ, ताकि ये हम बहुत जो अच्छा है ना है। वो ये अपने शेल्फ को, किचन की शेल्फ को क्लियर कर सके। बिल्कुल अच्छा, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे अगर हम टिश्यूज़ वगैरह लेते हैं हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं एक चीज़ के लिए। ये बहुत कम यूज़ हाँ, होता ये है। कम यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि इसकी थिकनेस की वजह से। हाँ जी, अच्छा जी, कितनी अब जल्दी हमारे से ये पास, साफ हो गया और कितना अच्छा साफ हुआ है ये। अच्छा, अब फायजा हमने इसको कब रखना है ओवन में? बस थोड़े से ओवन 5 मिनट के लिए और प्री हीट हो जाए, उसके बाद हम इसको ओवन में रखेंगे। तब तक जो है वो हमारी हांडी भी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। बहुत ही क्विक रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है हमने, बहुत टाइम नहीं लगता। सब लोगों के घरों में चिकन भी होता है और जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हाँ वो जी। सब स्पाइसेस भी होते हैं। ठीक, बस आपने जल्दी से ऑल पर्पस क्रीम लेके आनी है और अच्छी सी क्रीमी हांडी जो है ना वो आपने बनानी है। डॉक्टर, आप क्या पसंद करती हैं हांडी में? हांडी में फायजा जो आप बना के दे दो मैं वही पसंद कर लूँगी। नहीं, आप रेस्टोरेंट्स तो जाती होंगी, रेस्टोरेंट्स में क्या खाना पसंद करती हैं? यार मैं ज़्यादा स्पाइसी टाइप की चीज़ें। अच्छा, आप स्पाइसी खाना पसंद करती हैं? हाँ, तो आपको किस तरह का पसंद है? स्पाइसी, लेकिन हर एक जब मैं शेफ़ की फील्ड में नहीं थी तब मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा खाना ही अच्छा होता है जिसमें स्पाइस बहुत ज़्यादा ऐड किया जाए, वही खाना अच्छा होता है। लेकिन जब मैं प्रॉपर शेफ़ की फील्ड में आई फिर मुझे हुआ कि हर टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बनाना चाहिए। उसमें नहीं, खाना बनाना तो चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की पसंद होती है ना कि आपके सामने 10 किस्म की डिशेस पड़ी हों, लेकिन उसमें कुछ कम स्पाइसी है, कुछ ज़्यादा स्पाइसी है, तो आप सबसे ज़्यादा प्रेफर किसे करेंगे? सबसे पहले आपका हाथ कौन सी डिश के ऊपर जाएगा? तो ये ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो अगर मैं फिर चाइनीज़ की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। हाँ, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया। बिल्कुल। अच्छा, यानी जो घी है वो ये घी छोड़ दे चिकन? हाँ जी, घी छोड़ दे, और हांडी में घी ज़्यादा ही होता है। और आप ठीक देख है। रही हैं इसमें कितनी ग्रेवी, कितनी अच्छी ग्रेवी है। इसीलिए तो मैं कह रही थी इसमें टमाटर और डाल देते हैं। हाँ, डाल देते हैं अगर मेरे पास चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो। अच्छा, ठीक है। और हमने ये कसूरी मेथी कब डालनी है? ये थोड़े से जब हमारी डन हो जाएगी उसके बाद हम लास्ट में इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और फिर हम एंड पे क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रीम को हमने इसमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। अच्छा, आज का जो डिज़र्ट है ना वो हमारे पास है
कॉफ़ी डिज़र्ट। ठीक है। और कॉफ़ी डिज़र्ट के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने पहले करके रखी है इसके लिए, क्योंकि मुझे जेली चाहिए थी कि जो कॉफ़ी जेली है, क्योंकि वो आपको मार्केट से कॉफ़ी जेली अवेलेबल नहीं होती है, तो कॉफ़ी जेली के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी और वो मैंने पहले से ही प्रेप करके उसको मैंने फ्रिज में रख लिया ताकि वो सेट हो जाए। और जब हम अपने ड्रिंक बनाएं तो ड्रिंक में हमें जेली अवेलेबल हो, इजीली हम उसको बना सकें। ओके, अब फायजा ऐसा करते हैं, मैं इसमें हांडी में वो कहते हैं ना चम्मच मैं चलाती हूँ, आप इसको जल्दी से रख दें ताकि अफ्तार से पहले पहले हमारी स्वीट डिश रेडी हो जाए। जी नाज़रीन, जब तक हमारी ये 2 डिशेस रेडी होती हैं तब तक हम छोटी सी ले लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे पास मौजूद हैं माहिर ग़ज़ाइयत आयशा खालिद। आज हम उनसे पूछेंगे कि आखिर सहरी और अफ्तारी में ऐसा क्या खाया जाए कि हम बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हों और बहुत ज़्यादा वीक भी महसूस ना करें। जी आयशा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सहरी में आपको पता है कि जब रोज़े आते हैं तो सहरी में रूटीन टोटली चेंज हुई होती है खाना पीने की, तो हम ऐसा क्या खाएं जो हमारा पूरा दिन भी ग़ज़ाइयत भरा गुजरे, हमें वीकनेस फील ना हो? बनिस्बत बाकी दिनों के रमज़ान में एक रूटीन हमारी सेट होती है और टेक्निकली अगर आप देखें लोग बजाय कम करने के वज़न बढ़ा लेते हैं। हाँ जी। और यही चीज़ ऑपोजिट होती है कुछ लोगों के साथ कि बढ़ाने के बजाय कम कर लेते हैं, लेकिन आपने एक एतदाल में और एक मुनासिब उसमें रह के मतलब मयाना रवि इख्तियार करनी है। और डाइट में भी ये कि बैलेंस इज़ द की। जी। अब हम क्या करते हैं कि सहरी हमारी जैसी भी अफ्तारी बहुत ज़्यादा होलसम होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा मशरूबात से भरी, बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा मसाला जात और सालन है। और रोटी भी अमूमन ये होता है कि हम ये समझते हैं कि पूरे दिन की जो एक वो वीकनेस है वो हम अफ्तारी के वक्त पूरी करें, जबकि ये तरीका गलत है। आप सहरी अपनी होलसम रखें। सहरी में बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ज़रूर खाएं, लेकिन लास्ट मोमेंट इकट्ठा ना खाएं। सहरी से मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। कोशिश करें कि मैं अपनी रूटीन में भी लोगों को दही को शामिल करने का ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग दूध नहीं पीते, डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसके अलावा भी दही बहुत बेहतरीन है व्हेन इट कम्स टू द गट हेल्थ। गट में हमारे एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है, आम ज़बान में अगर मैं आपको बताऊं, जो कि हमारे निज़ाम हाज़म के लिए बहुत अच्छा होता है। निज़ाम जो है हमारा, बिल्कुल हमारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं, तो दही उनको प्रमोट करता है। तो दही को अगर आप अपने घर में बनाएं और किशमिश के साथ या किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ रात को जमा कर रखें और सुबह या आजकल जैसे सहरी के वक्त में निहार वो खाया जाए 3-4 चम्मच, तो वो बहुत बेहतरीन है। किशमिश के साथ दही बनाना, फायजा इस बात को ज़रूर जहन में रखना, किशमिश के साथ हमने दही जमानी है और उसको फिर हमने अपने तरीका भी फायजा को बता दूंगी। हाँ, फायजा को बिल्कुल ठीक है। इस दही के साथ खजूर के साथ भी बन सकता है, क्योंकि खजूर में भी और रेजिन्स में यानी किशमिश में भी हमारे पास होता है फाइबर, और फाइबर एक्ट करता है एज आप ये कह लें कि प्रीबायोटिक्स जो प्रोबायोटिक्स के साथ मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ। यानी हमने नट्स भी शामिल करने हैं दही के साथ, लेकिन जमाते वक्त, जमाने के बाद नहीं। यानी जब हम उसकी जाग लगाते हैं ना, आम ज़बान जैसे हम घर में खुद दही जमा रहे हैं। बहुत से लोग तो बाहर से ले लेते हैं ना, बाहर से जो ले रहे हैं वो उस वक्त डाल लें, कोई मसला नहीं, उस वक्त नट्स डाल लें, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग लाल शरबत, वो बच्चे आपको पता है बहुत ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कलर की वजह से, तो वो पीना किस तरह का है? सहरी में तो आप लाल शरबत या किसी भी मशरूब को अवॉइड करें सिवाय लस्सी के। अगर आप दही नहीं खा रहे तो लस्सी का इस्तेमाल करें। लाल शरबत में अगर आप लाल शरबत पी रहे हैं, जैसे दूध सोडा का बहुत ज्यादा एक ट्रेंड है, तो इसमें मिठास का जो एलिमेंट है वो अवॉइड करें, क्योंकि दूध सोडा में भी बजाते खुद दूध सोडा को हम बड़ा कल्प्रिट समझते हैं। तो मजे की बात है कि दूध सोडा कोई कल्प्रिट इतना बड़ा नहीं है। अगर आप उसको 1/4 कप रखें वाइट ड्रिंक को और रिमेनिंग रखें दूध। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि हमने दही को लाजमी इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स को इस्तेमाल जरूर करें। फ्रूट्स बहुत जरूरी हैं, अगर आप सहरी में उनको इनकॉर्पोरेट करें। आजकल स्ट्रॉबेरीज हैं, विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, और अफ्तारी के वक्त खजूर के साथ रोजा इफ्तार करें, क्योंकि इसमें पोटेशियम है, वो आपको फाइबर भी है, एनर्जेटिक रखता है, और एकदम से जो आपको एनर्जी की जरूरत होती है उसको। ओके, थैंक यू सो मच आयशा। बहुत जल्दी और बहुत ही आपने मुख्तसरन बहुत
हमें अच्छा बता दिया कि हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, यानी कि शुगर से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। सो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि हम हर दिन किसी ना किसी एक अल्लाह के पैगंबर के बारे में बताते हैं आपको, उनके मौजज़ात के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में। तो आज के हमारे जो क़ससुल अंबिया का टॉपिक है वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और मेरे साथ आज जो शरीक गुफ्तगू हैं वो हैं डॉक्टर उसामा बुखारी और अहमद साबिर चुगताई साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर उसामा, आपसे स्टार्ट करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माने नबूवत कौन सा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है। हम रोज़ाना किसी न किसी एक नबी या रसूल के हवाले से उनके हालात ज़िंदगी और सीरत के हवाले से सीखते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना जो आपने पूछा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास बाद जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए, हज़रत शीस के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इदरीस के बाद जो नबूवत मिली वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मिलती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के पैगम्बर, नबी और रसूल हैं कि जिन्होंने 950 साल अल्लाह की तबलीग की है, अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाया है। और आपने 950 साल की तबलीग में जो आपके उम्मती बने हैं, जो आपके असहाब बने हैं, वो सिर्फ 80 हैं। अच्छा, 80 लोग 950 साल में सिर्फ 80 लोगों ने इस्लाम कबूल। 40 साल की उम्र थी जब आपको नबूवत मिली और उसके बाद 950 साल आपने तबलीग की है। और आपकी कौम ऐसी थी कि जो बुतों की पूजा करती थी। दुनिया में बुतों की पूजा सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। कुरान करीम में फरमाया क़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वद्दन वला सवा वला यगूस व यऊक व नस्र। ये 5 माबूद जिन्होंने बनाए थे उनके नाम कुरान ने खुद बयान फरमाए हैं। और उन्होंने कुरान पाक का जब जिक्र आता है तो साबिर साहब आप मुझे ये बताइए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में कहाँ पे और कितनी बार जिक्र है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 43 मरतबा ज़िक्र आया है। 43 बार हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आया है। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 900 साल तक तबलीग की। हाँ जी। इस दौरान जो कुफ़ार थे जो आप तबलीग फरमा रहे थे, उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा अज़ियतें दी गईं। यहाँ तक तफसीर में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बसा औक़ात वो पकड़ कर उनका गला दबा देते, इतने ज़ोर से गला दबाते कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत गैर हो जाती। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाते। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन तमाम मसाइब के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की दावत जो है वो मुसलसल देते रहे और इस पैगाम से कभी नहीं हटे। और जब 900 साल तक आपने ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की दावत दे ली और उनकी जो उम्मत के लोग थे वो आपके पैगाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को उन्होंने नहीं माना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ वही फरमाई कि और उसमें फ़रमाया कि ए नूह अलैहिस्सलाम ये हरगज़ ईमान नहीं लाएंगे। अब आप इनको, यानी उनके दिलों पे मोहर लग चुकी उनके दिलों थी कि पर कभी भी मोहर लगा दी। जिसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अब तुम कश्ती तैयार फरमाओ। हाँ जी, जब कश्ती तैयार करने की बात आती है तो डॉक्टर उसामा, कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई और ये कितनी बड़ी थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब उनको अल्लाह ताला से गुजारिश की, या अल्लाह ये मेरी कौम मेरी बात ही नहीं मारी, 950 साल हो चुके हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ, सिर्फ 80 अफराद तैयार हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया आप कश्ती तैयार करें ताकि इनके ऊपर मैं अपना अज़ाब भेजूँगा और जो आपकी उम्मती हैं उनको उस कश्ती में सवार करेंगे और तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा आप उसके अंदर सवार करेंगे। वो जो कश्ती थी, अब हमने आज देखा है कि वो डबल टेकर बसेस जो हैं और हमने पोर्शंस वाले जो एयरप्लेन्स हैं वो अब देखे हैं, या शिप्स देखें, क्रूज देखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कॉन्सेप्ट दिया कि लकड़ी की इतनी बड़ी कश्ती बनाई और उसके जो अगला सिरा था वो नोकदार रखा कि किसी बड़े सैलाब को चीरती हुई जाएगी। उसमें 3 पोर्शन रखे गए थे, 3 उसकी स्टोरीज थी, यानी पूरी तरह टेक्निकल इंजीनियर के तौर पे काम और किया। देखें ये हम आज साइंस की बात करते हैं, ये कितने हज़ार साल पहले की बात की जा रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो जो कश्ती जहाज क्रूज बनाया था उसमें 3 स्टोरीज बनाई थी। सबसे नीचे जो थे उन्होंने वो जो दरिंदे थे उनको और मवेशियों को उसमें चुपायों को डाला। दरमियान वाला जो पोर्शन था उसमें जो इंसान थे वो 80 इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन था उसके अंदर परिंदे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। और जब वो सैलाब आया, कुरान करीम ने फरमाया कोई ऐसा सैलाब था, ऐसा तूफान था, अल्लाह की पकड़ अजाब ऐसा था कि ज़मीन हर जगह से पानी उगर रही थी
और ऊपर से बारिश, मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई थी और इतना सैलाब था कि बड़े बड़े पहाड़ों तक उसकी लहरें थी। जी जी साबिर साहब, यही तूफान नूह जो हैं इन मुतालिक थोड़ी सी तफसील हमें बताइए। जी, एक तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार फरमाई, इसकी तैयारी पर 100 बरस लगा। जो रिवायात में लिखा हुआ है कि 100 साल में ये कश्ती तैयार की, यानी वो अकेले तैयार करने वाले थे, उनके कोई हेल्पर नहीं थे। आपके साथ जो आपके रफ़क़ा थे, जो ईमान लाए थे, वो आपके मुआमिनीन में शामिल थे और 100 बरस में ये कश्ती तैयार हुई। और जब इस अज़ाब का आगाज़ हुआ तो 40 रोज़ तक बारिश होती रही और ज़मीन से जो है वो ज़मीन से पानी फूट पड़ा और वो इस कदर पानी जो है वो बढ़ता गया, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गया। तो जब वो कश्ती जो है उसमें नूह अलैहिस्सलाम सवार हो गए और तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा उसमें सवार हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी वो मुनकिर हो गए, वो उस कश्ती में सवार नहीं हुए। कितने बदबख्त थे। जी, तो वो कश्ती चलते चलते वो जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी। जब तूफ़ान की शिद्दत थी तो उस दौरान कश्ती जिस तरह के आज के दौर में भी जहाज़ जो है, बहरी जहाज़ हैं, बेड़े हैं, जब पानी की बहुत लहरें आती हैं, थपेड़े आते हैं तो वो वहाँ डगमगाते हैं। कश्ती की कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल हुई, मगर नूह अलैहिस्सलाम का खालिक़ कायनात की ज़ात पर इतना तवक्कुल मज़बूत था, उन्हें ये इल्म था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कश्ती को महफूज रखना है। तो वो जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी और वहाँ पर जब जाकर ठहरी उस तूफ़ान का ख़ात्मा हुआ तो फिर नूह अलैहिस्सलाम और उस कश्ती में जितने लोग मौजूद थे वो उस कश्ती से उतरे। तो फिर दोबारा से इंसानों की जो आगे अफजाइश का सिलसिला है वो शुरू हुआ, दीगर जानदारों की अफजाइश का सिलसिला शुरू हुआ। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, आदम सानी भी कहा जा सकता है। तो डॉक्टर सामा, हमें इस तमाम वाक़े से क्या दर्स मिलता है आजकल के दौर के हवाले से? ये बड़ा अहम सवाल है कि हमने जो सीखना है, कुरान ने फरमाया है वकुल्ना नकुस्सु अलैका अंबाए रुसुल मा नुसब्बितु बिफुआदिक, हमने जो किस्से बयान किए रसूलों की, इसकी वजह यह है कि यहाँ से आप जो फ़ायदे हैं, यहाँ से जो हिकमतें हैं, बसीरतें हैं, वो आप उसको हासिल करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो अज़्म इस्तक़लाल है वो हमें सबसे पहले सीखना है कि हम बाज़ औक़ात मिंबर महराब वाले जो लोग हैं वो जल्दबाजी में आ जाते हैं कि हम किसी को तबलीग कर रहे हैं तो क्यों मेरी बात नहीं मान रहा। तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि आप मुकल्लिफ नहीं है, आपका काम सिर्फ ये है रसूलों के, नबियों के बात पहुँचा देना, किसी के दिल में हदायत उतारना, ये अर्श वाले का काम है। 950 साल जिस अजियत के शिकार हुए, साबिर साहब भी फरमा रहे थे कि आपको जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता, लेकिन आपके पाँव में लग्जिश नहीं आई थी, आपने अज़्म इस्तक़लाल का, इस्तिकामत का पहाड़ बन के दिखलाया था। अल्लाह पर भरोसा और था। जो कुरान पाक किया था इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो इस बात की इकरार कर लेते हमारा रब अल्लाह है और इस पर डट जाते हैं, फिर अल्लाह उनके दिल से हर किस्म का डर और खौफ निकाल देता है। आज हमें इस्तिकामत इख्तियार करनी है ज़िंदगी की मुश्किलात में, ज़िंदगी के मसाइब में, और हमें सारी की सारी जो अपनी इल्तजाएँ हैं, तमन्नाएँ हैं, वो अल्लाह के हुजूर पेश करनी चाहिए। अल्लाह को अपना माबूद, इलाह, उसको समझना चाहिए, नफ़ा नुकसान का मालिक, ज़िंदगी और मौत के फ़ैसलों का मालिक हमें अल्लाह को समझना है। ये है अंबिया की जो नबूवत थी, रिसालत थी, उसकी बेसत का मकसद ये था। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की। बेशक अल्लाह ताला से ही हमें अपनी तमाम आरज़ुएँ, हर चीज़ उन्हीं से ही रखनी चाहिए वाबस्ता। तो अल्लाह की पहचान भी हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही करवाई, और आज उनके हज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे दानिश अली और इरफान अली। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ और आप जानते हैं कि अफ्तारी का वक्त बहुत करीब है और हमारी यहाँ पे डिशेस भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हैं, ठीक है ना। तो हमारे ये मफ़िन्स हैं वो रेडी हो गए हैं। जी फ़ायज़ा, आप बताएं ज़रा इसके बारे में। डिश आउट कर लें मफ़िन्स को, और उसके बाद फिर हम जो है ना वो देखिए ये इस पर कितनी अच्छी शाइन भी है। काफ़ी, और ये मफ़िन्स हमारे बस जल्दी से 15 मिनट हमने इसे रखा था ना ओवन में, 15 से 20 मिनट, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो हांडी है ना वो रेडी है, और क्या करना है लास्ट में मुझे इसमें ऐड करना है, स्टोव मैंने बंद कर दिया, लास्ट में मुझे इसमें ऐड करना है कसूरी मेथी।
कसूरी मेथी से खुशबू और ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्स की क्रीम, जो कि मैंने इसमें तकरीबन ऐड की है 50 ग्राम्स। वाह, इससे और कितनी क्रीमी क्रीमी, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत। और डॉक्टर अब हम इसको करेंगे डिश आउट। अब हम इसको बॉल में डालेंगे। ठीक है, और मैं आपको थैंक यू सो मच। सो हमारी ये चिकन हांडी बिल्कुल तैयार हुए। चिकन हांडी बात सुनो, क्रीमी चिकन हांडी। क्रीमी चिकन हांडी, जी हाँ, ऑल पर्स की क्रीम हमने इसमें डाली है, तो लाजमी बात है कि ये क्रीमी चिकन हांडी है। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी, और कसूरी मेथी भी इसको हमने एंड पे डाली है, जिससे ऑलमोस्ट सारा अरोमा चेंज हो गया है। और इसकी आप देखें, इसकी लुक भी कितनी चेंज हुई है। इसको बनाने बिल्कुल के ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रही हूँ। चलिए जी, अब हम इसके बाद इसको गार्निश करते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चिलीज। ठीक है, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा हरा धनिया, इसकी लुक को अच्छा करने के लिए। ठीक है। और ये हमारी इसकी सर्विंग हो गई। और अब हम आते हैं अपने डिज़र्ट की तरफ। अच्छा, हमारे पास जो डिज़र्ट है ना, वो आज डॉक्टर हमारे पास डिज़र्ट है कॉफ़ी डिज़र्ट। और कॉफ़ी डिज़र्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉफ़ी जेली बना के रखी हुई। मैंने आपसे लास्ट टाइम पे ये बात हुई थी कि कॉफ़ी जेली बनाने के लिए मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम ड्रिंक बना लेते हैं, क्योंकि मैंने जेली पहले से तैयार करके रखी है। और लास्ट में फिर मैं आपको जेली का मेथड प्रोसीजर बता दूंगी किस तरह से हमने जेली बनाई। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो है ना, वो 3 कप पानी है। और 3 कप पानी को मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे है कॉफ़ी 1 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे शुगर है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारी कॉफ़ी और हमारी शुगर जो है ना, वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। तो पानी गर्म हो रहा है, हम पानी गर्म होने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम जेली के बारे में आपको बता देते हैं। जेली को हमने किस तरह से बनाया। मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून कॉफ़ी थी, और उसके अंदर मैंने ऐड की 4 टेबल स्पून शुगर को और कॉफ़ी को मिक्स कर लिया। फिर इसको मैंने 3 कप पानी के अंदर ऐड करके अच्छे से पकाया। और इसमें मैंने 20 ग्राम जेलेटिन ऐड किया। हलाल जेलेटिन हम इसमें ऐड करेंगे। और जेलेटिन ऐड करने के बाद हमने इसको जो है 2 से 3 मिनट पकाया। पकाने के बाद हमने इसको डिश में निकाल लिया। और अच्छे से चिल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये देखें, ये जेली की फॉर्म आ गई। देखें कितना अच्छा क्यूब है ये जेली का। ये कॉफ़ी जेली है जो कि हम अपने ड्रिंक में यूज़ करेंगे। और मेरे ख्याल में ये पानी गर्म हो गया है। बस हम इसको गर्म कर रहे हैं, और जैसे ये गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इस गर्म पानी में कॉफ़ी और चीनी डालेंगे। हाँ, कॉफ़ी यहाँ पे 2 स्टेप्स में जाएगी। एक कॉफ़ी हम डालेंगे जेली को बनाने के लिए, और एक तरफ जेली जो है वो हम डालेंगे अपने ड्रिंक को बनाने के लिए। अच्छा, तो जो ड्रिंक में जाने के लिए जेली है वो 1 टेबल स्पून है, और 4 टेबल स्पून इसमें शुगर है। ये पानी गर्म हो गया। अब हम इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, गर्म पानी। और हम इसको अच्छे से, इसको हम फ्लेम कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि कॉफ़ी और पानी और शुगर जो है ना, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास ग्लासेस हैं। अच्छा, दूध लेंगे हम इसमें। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 3 कप दूध है, ऑल पर्स का 3 कप फुल फैट क्रीम है इसमें। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना, वो बर्फ़ ऐड की है, थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। और बाकी ये जो कॉफ़ी का मिक्सचर है, फिर हम इसमें ये डालेंगे। ठीक है। अभी हमें और पानी चाहिए? नहीं, पानी नहीं चाहिए, बस हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है। ओके। आपने पहले कॉफ़ी ड्रिंक लिया है कभी? या आपको कॉफ़ी मैंने ज़रूर पी है। कौन सी कॉफ़ी पी आपने? ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं।
ओके, अच्छा ये दूध में हमने ये कॉफ़ी और सारा इसका मिक्सचर हमने ऐड कर दिया। और दूध में पहले से ही मैंने आइस क्यूब्स डाले हुए थे, क्योंकि आपको पता है ड्रिंक जितना ठंडा हो उतना ही। हाँ, रमज़ान में अफ्तारी के वक्त पहले दिल करता है कि कोई ठंडी चीज़ पी जाए, खाई जाए, ज़रा सुकून मिलता है अंदर। इसको हम ऑन करते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पे आके इसको ऑन कर देती हूँ। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ तब तक जो है ना वो कॉफ़ी जेली की रेसिपी को शेयर करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून कॉफ़ी थी, 4 टेबलस्पून शुगर, और इसको मैं 3 कप पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ओके, इसकी आइस को भी हमने अच्छी तरह क्रश। हाँ, आइस को हम अच्छे तरीके से क्रश करेंगे। अच्छा चिल होना चाहिए, बहुत ठंडा सा हो ये। ठीक है। मेरे ख्याल में हो गया रेडी। ये हमारा ड्रिंक जो है वो रेडी है। अच्छा, ड्रिंक को ग्लासेस में डालने से पहले मेरे पास जो ये कॉफ़ी जेली है ना, इसको मैं ग्लासेस में डालूंगी। ठीक है। अच्छा, इसको हमने अलहदा से इसमें ऐड करना है? हाँ, इसको अलग से ऐड करना है। इसमें हम जग में मिक्स नहीं करेंगे। या आपके अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग है कि आप कितने फ्लेवर लेना चाह रहे हैं, इसका कितने क्यूब्स लेना चाह रहे हैं। हाँ। सो हमने तकरीबन आपने हाफ ग्लास ही कर दिया इसका जेली का। अच्छा, अगर हम जेली को ही फ्रीज कर लें तब कैसा है? हम अक्सर जेली को फ्रीज कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर जेली को ऐसे फ्रीज भी कर लेते हैं और फिर उसको खाने का वो एक अलग सी टेस्ट होता है। जेली आप खा भी सकते हैं। हाँ हाँ। ये हमारे पास डिजर्ट्स रेडी हैं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है। देखिए इसमें जेली कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, चलिए जी, ये हमारा ड्रिंक है, कॉफ़ी ड्रिंक रेडी। अच्छा, नान भी मंगवा लिए थे। हाँ, क्योंकि आप हांडी नान के साथ ही अच्छी लगती है। बिल्कुल, मैं सोच रही थी कि अभी मुझे फायजा कहेगी कि भाई अफ्तारी करीब है, ज़रा जल्दी से नान या चपाती वगैरह मंगवा लो, तो इसने खुद ही से आज कर दिया। आप टिश्यू पकड़ाएंगे? जी बिल्कुल, रोज़ पेटल के टिश्यूज़। इससे हम अपना जो है ना शेल्फ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारा मफिन्स रेडी हो गए हैं, ड्रिंक रेडी हो गया। हमारे ड्रिंक का नाम क्या है आज के दिन का? कॉफ़ी ड्रिंक। कॉफ़ी ड्रिंक, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मैं आपके साथ कॉफ़ी जेली को शेयर कर रही थी रेसिपी को, और मेरे पास यहाँ पे 3 कप पानी था। 3 कप पानी के अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड की, 3 to 4 टेबलस्पून शुगर है। इसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो जेलेटिन ऐड किया था। 20 ग्राम जेलेटिन आपने ऐड करना है। अगर आपके पास अगर पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। अब हमने इसको एक इस तरह से पैन में डालना है। तो कोई भी आप ट्रे ले लें, उसमें आप डालें इसको, और डालने के बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आएँ 5 to 7 मिनट्स के लिए। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए, और आप अच्छे से खूबसूरत से क्यूब्स निकालें और अपनी कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय करें। बिल्कुल, और इसके भी एंजॉय करें, और साथ वो जो आपने टैंग रखा हुआ है छुपा के, बल्कि रखा साइड पर ही आज रहने दिया है, बल्कि इसको भी आप यूज करें। तो बहुत से फ्लेवर्स हैं। हाँ, ये तो इसका लेमन एंड पेपर बहुत मजे का है। बहुत मजे का है। ये टैंग का ऑरेंज फ्लेवर है, ये मैंगो फ्लेवर है। आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो वैसे सभी बहुत पसंद है। मैं ज्यादातर लेमन एंड पेपर यूज करती हूँ। लेमन पेपर यूज करती हूँ। हाँ। तो क्यों ना टैंग बनाया जाए। बिल्कुल, इसके साथ बना लेते हैं। दूसरा ये कि इसमें विटामिन सी है यार, आपको पता है ना कि रमज़ान में विटामिन सी की बहुत कमी हो जाती है हमें। तो ये अगर पिया जाए, कम से कम 1 गिलास तो लाजमी पिया जाए, तो फिर आपका ज़रा बेहतर रहता है सारा। 7 दिन बेहतर गुजर जाता है, 7 दिन अच्छा गुजर जाता है। मॉर्निंग में भी पी सकते हैं इसको आप। अच्छा, इसमें इसके अलावा भी फ्लेवर्स हैं। पाइनएप्पल का भी फ्लेवर है।
लेकिन यहाँ पे शायद आपके पास यहाँ पे मेरे किचन पास में यहाँ नहीं पे जो है ना वो, हाँ ये पाइनएप्पल है, ये मैंगो pineapple फ्लेवर है। भी इसका बहुत अच्छा है, वो भी बहुत मज़े का लगता है। सो आज की एक दफ़ा दोबारा से बता दें। हाँ, आज हम बता देती हूँ एक दफ़ा दोबारा से। आज हमने क्रीमी हांडी बनाई, क्रीमी चिकन हांडी बनाई है, हमने वनीला मफ़िन्स बनाए हैं और साथ में हमने कॉफ़ी ड्रिंक बनाया है। जी, और इतनी मज़ेदार चीज़ें मैंने अपने सामने देख ली हैं, तो अफ्तारी का वक्त करीब है, हम अपनी अफ्तारी कर लेते हैं जब वक्त होगा, और आपको भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि आप भी अपनी अफ्तारी की जल्दी से तैयारी कर लें। सो यहाँ पे लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए अब आपको लेके चलते हैं कराची ब्यूरो की एक रिपोर्ट पे, जहाँ पे वो हमें बताएंगे कि कराची में इस वक्त अफ्तारी की तैयारियाँ किस ज़ोरों शोर से जारी हैं। जी, आज हम मौजूद हूँ कराची के मशहूर इलाके बंस रोड पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ्तार की तैयारियाँ यहाँ पर कैसे चल रही हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई, बड़ा रश लगता है आपके दही बड़ों पर, और ऐसी क्या खासियत है इस दही बड़े में? दही बड़े की खासियत बस ये है कि रमज़ानुल मुबारक में ये कुदरती तौर पर बरकत होती है, और हर आदमी ने रोज़ा रखा होता है, तो ये दूध दही से तैयार होता है। चीनी है इसमें, दाल से बनता है, और मसाले हैं इसमें, तो ज़रा एनर्जी देता है, तो लोग आते हैं जोक दर जोक ले जाते हैं। अच्छा, वैरायटीज़ हैं दही बड़ों की? दही बड़ों की वैरायटीज़ जी, नहीं, दही जैसे बड़ों मीठे भी होते हैं। दही बड़ों की वैरायटीज़ होती थी, अब नहीं बनाते, अब सिर्फ दही फुल्की बनाते हैं, छोले और पापड़ी। अच्छा, कब से बना रहे हैं? ये दही बड़े बंस रोड पे, ये बंस रोड फूड स्ट्रीट हो गई है, और सबसे पुराना बाज़ार है, ये सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर 1954 से दही बड़े का काम है हमारा, और ये मीठे दही बड़े होते हैं, इसमें मसाला डलता है, ये चटपटे होते हैं। चलिए जी, ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ पर लोगों से बात करूँगी कि यहाँ पर लोग आते हैं और उनके यहाँ पर उनके यहाँ जो है कैसे वो लोग अपना इफ्तार की तैयारियाँ कर रहे हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। रमज़ान मुबारक। और क्या खरीद रहे हैं आप यहाँ पर? दही बड़े? दही बड़े ढूंढ रहे हैं हम, खरीद नहीं रहे, मिल नहीं रहे कहीं। तो यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं? नहीं मिलते, इनके बाद दही फुल्की मिलती है मीठी वाली। अच्छा, हमें चाहिए माश की दाल की बड़े वाले बड़े होते हैं ना, याद है ना वो जो उसमें नमकीन वाले, जी वो जी चाहिए, जी जी वो नहीं मिल रहे। अच्छा, वो कहीं से नहीं मिल रहे। चले आप ट्राई आपको पता करके कहाँ मिलेंगे? मुझे नहीं तो पता। फिर आप क्या कर रहे हैं? हमारी तरफ फजूल आप भी है। नहीं, मुझे तो नहीं पता कहाँ मिलेंगे, लेकिन आप लोग कहीं पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं उसके अलावा क्या फेवरेट है इफ्तार में? दही बड़े के अलावा? दही बड़ों के बस वही फेवरेट है? नहीं, पकोड़े आलू वाले? आलू वाले हर तरह के, आलू वाले ज़्यादा, हाँ। आलू वाले ज़्यादा, अच्छा और मिर्चों वाले, और जो भी बेगम ना पकाए। अच्छा, वो पसंद है जो बेगम ना पकाए। अच्छा, रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? रोज़े रख लें बस, इसके अलावा क्या मैसेज है? रोज़े ही रख लें, बहुत बड़ी बात है। रोज़े रखें, कोशिश करें कि रमज़ान को अपनी उसकी रूह के मुताबिक गुजार सकें, जितना हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर लिया जाए, और जितना बांट सकते हैं उतना बांट लें। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या तैयारियां कर रहे हैं आप इफ्तार की आज? इफ्तार की तैयारियां वही हैं जो एक्चुअली होती हैं, बाकी दही बड़े आप यहीं से ही लेते हैं? दही बड़े यहीं से लेते हैं जी। ठीक है जी। रमज़ान के हवाले से अगर मैसेज देना चाहें आप? रमज़ान मेरे ख्याल से इफ्तारी करने का नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने का, इबादत करने का है। ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करी जाए कि यही काम करें रमज़ान में। ये ज़रूरी नहीं है, ये भी अपनी जगह एक है, रमज़ान की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मेन काम है अल्लाह को राज़ी करना, इबादत करना। सही बात है। इसके अलावा और क्या फेवरेट है दही बड़ों के अलावा इफ्तार में? होना चाहिए भाई लाजमी। चले जलेबी होनी चाहिए लाजमी, जो अभी लेने जा रहा हूँ मैं। अभी लेने जा रहे हैं? चले जी, जाए लेने जाए। थैंक यू सो मच। कैसे आप? ठीक है, रमज़ान मुबारक। अच्छा जी, आपको पसंद है यहाँ के दही बड़े? ये हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, हमारे वालिद साहब भी यहीं से लेके जाते थे, तो हम भी यहीं से लेके जाते हैं। बस यहीं से? बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप क्या इफ्तार में दही बड़ों के अलावा और क्या क्या होता है, और जो आपका बहुत फेवरेट है? दही बड़े के अलावा पकोड़े हैं, समोसे हैं, और रोल है, और चने की चाट होती है, ब्लैक कलर के जो चने होते हैं वो खाते हैं। वो तो मेरे ही बहुत फेवरेट है। चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ दही बड़े खरीदते हैं आप?
जी जी, साल से खरीद रहे हैं यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ के आपके फेवरेट हैं? जी, फेवरेट है यहाँ के? जी जी। इसके अलावा कहीं और का जायका पसंद नहीं आता? नहीं, यहीं पे आता नॉर्मली, यही करते हैं। अच्छा जी, रमज़ान के हवाले से कोई अगर मैसेज देना चाहें आप? तो एक दूसरे का ख्याल रखें और आपस में इत्तेफाक रखें। ज़बरदस्त। और जब इसके अलावा इफ्तार में और क्या क्या होता है आपके यहाँ दही बड़ों के अलावा जो आप बहुत पसंद करते हो? पकोड़े नॉर्मली होता है, जो जनरलाइज चीज़ें होती हैं वो तो घर में ही बनते होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जी, मैंने आपको दिखाया आज दही बड़े जो आवाम बहुत पसंद करती है, यहाँ के मशहूर दही बड़े, और साथ साथ जो है इफ्तारी की तैयारी भी चलती जा रही है। और आवाम का ये कहना भी है कि इस महीने जितना ज़्यादा हो सके नेकी करें, क्योंकि एक नेकी का सवाब 10 गुना ज़्यादा है। और अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफीक अता करे। इस दुआओं के साथ अब हम चलते हैं लाहौर स्टूडियो की तरफ, तो चलिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको पता है लाहौर में अफ्तार तो हो चुका है, हम यहाँ पे अभी अफ्तारी कर रहे थे और दही भल्ले खा रहे थे। और दही भल्ले खाते खाते मुझे याद आया कि भाई हमारे साथ जो माहिर ग़िज़ायत बैठी हुई हैं आशा, उनसे हम क्यों ना पूछ लें कि भाई दही भल्ले खाने के भी क्या फ़वाइद हैं। दही का तो मैंने आपको बताया कि मैं दही की बहुत बड़ी एडवोकेट हूं। हाँ, तो और जिस तरह आपने मुझे कहा था कि दही के साथ अगर हम नट्स भी शामिल कर लें, फ्रूट्स हम लोग नहीं खा पाते तो फ्रूट्स को भी शामिल किया जा सकता है। इसमें फिर एक चीज़ और हो सकती है कि चने या प्रोटीन की अच्छी सोर्सेज, जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन की सोर्सेज हम डाल सकते हैं। इसमें चने ज़्यादा मिकदार में डाल के, फुल्कियाँ आप कम रखें क्योंकि वो ज़ाहिर बेसन होता है, तो वो भी बेहतर है कि अगर आप ज़्यादा उसमें। और एक और चीज़, जो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हम मसाले डालते हैं, जैसे आप देख रही होंगी हम दही भल्ले जो हम खा रहे हैं ये बगैर किसी स्पाइसी के बिल्कुल फीके हैं, लेकिन आपको शायद ज़्यादा मसाले दही भल्ले बगैर मसालों के। आप मीठी चटनी बना लें घर पे बनी हुई, जो इमली की या बुखारे की, बहुत ज़्यादा हम इस पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब हम हमारे प्रोग्राम का, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी सहरी में, और मुझे डॉक्टर फरहीम अमीन को इजाज़त दीजिए।